आज का टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करें तो दो चीज़ें हम देखने वाले हैं। पहला तो ये कि डीपीएसपी के अंतर्गत जितने आर्टिकल्स हैं उन्हें देखेंगे, और दूसरा ये कि आईएएस एग्ज़ाम में इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक टोटल 16 आर्टिकल्स दिए हैं। संविधान का ये जो भाग है डीपीएसपी, ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। अब इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं उस पर आते हैं। पहला है आर्टिकल 36। इसमें डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। फिर है आर्टिकल 37। इसमें डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी तत्व दिए हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब जस्टिसिएबल नहीं होंगे। फिर भी क्या है, ये देश के शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है आर्टिकल 38। इसमें ये बात है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। इसी के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी भाषा में कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और तो और अवसर की असमानता को समाप्त करने की बात कही गई है। फिर है आर्टिकल 39। इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित कुछ नीतियां दी गई हैं, जैसे आर्टिकल 39 क। इसमें सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार दिया गया है। फिर है आर्टिकल 39 ख। इसमें सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण की बात कही गई है। इसमें राज्य को एक प्रेरणा दिया गया है कि वो समुदाय के भौतिक संसाधनों के मालिकाना और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो समाज के सामूहिक हित के लिए सर्वोत्तम हो। इसी के अंतर्गत कृषि सुधार, भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम चलाए गए और भूमि सुधार से संबंधित 25वें संशोधन के माध्यम से 31 क, ख, ग जोड़ा गया और आर्टिकल 39 ख के अनुरूप ही भूमि हदबंदी कानून भी बनाए गए। फिर है आर्टिकल 39 ग। इसमें धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण होने से रोकने की बात है, अर्थात इसके अंतर्गत राज्य को एक निर्देश दिया गया है कि वो भारत की आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार से चलाए कि धन और उत्पादन के साधनों का कुछ ही वर्गों तक संकेंद्रण न हो सके और सभी वर्गों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इसी के अंतर्गत 1970 के दशक में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और साथ ही अनेकों उद्योगों को इनको भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। फिर है आर्टिकल 39 घ। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। इसी के अंतर्गत संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया, जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने को अनिवार्य कर दिया। फिर है आर्टिकल 39 अंग। इसमें मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चे हो। फिर आर्टिकल 39 च है। इसमें बच्चों के शोषण से बचाने और उन्हें शिक्षा तथा सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। संसद ने इसी के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 21 के माध्यम से। फिर आता है आर्टिकल 40। इसके अंतर्गत राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें ऐसे अधिकार देने का प्रयास करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सके। इसी के अंतर्गत 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम हुए जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित है। फिर है आर्टिकल 41। इसमें क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है, विशेषकर बुढ़ापे हो गए, बेरोजगारी हो गया, बीमारी के समय हो गया इत्यादि ऐसे टाइम पे। फिर है आर्टिकल 42। इसमें काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का, साथ ही साथ महिलाओं की जो प्रसूति, मैटरनिटी, इस समय की सहायता का उपबंध किया गया है। फिर है आर्टिकल 43।
इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और साथ ही साथ कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने की बात है। फिर है आर्टिकल 43 क। इसमें इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में वर्कर्स जो होते हैं उनके भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाने की बात है, मतलब वर्कर से संबंधित विधि बना सकते हैं इसके अंतर्गत। फिर है आर्टिकल 43 ख। इसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की बात है इसमें। फिर है आर्टिकल 44। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया गया है। और भारत में देखें तो गोवा अकेला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। फिर है आर्टिकल 45। इसके अंतर्गत 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 45 के जो मूल पाठ था उसे हटा दिया गया और इसमें ये ऐड कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य किसका होगा? राज्य का। फिर है आर्टिकल 46। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने और साथ ही साथ सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। फिर है आर्टिकल 47 जिसमें लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोगों के स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता देना, साथ ही साथ जो मादक पेय पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ, उनके सेवन पर प्रतिषेध मतलब रोकना, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत जो भारत सरकार है उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पल्स पोलियो कार्यक्रम आदि आदि। फिर आता है आर्टिकल 48। इसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के द्वारा करना और गाय बछड़ों जैसे दुधारू जो पशु होते हैं उनके नस्लों में सुधार करना और इनके जो बलि होते हैं उनके रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है आर्टिकल 48 के अंतर्गत। फिर इसी के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आर्टिकल 48 का जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। फिर आर्टिकल 49। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो गए, स्थान हो गए और वस्तुओं का संरक्षण करने की बात है। इसी के अंतर्गत राज्य ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जितने भी पुरातात्विक स्मारक हैं उनके संरक्षण का निरंतर प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलाने की भी एक रणनीति इसके अंतर्गत दिखती है। फिर है आर्टिकल 50। इसमें यह कहा गया है कि राज्य अपनी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। इसी के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 लाया गया है। फिर है डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल 51। इसमें राज्य को सलाह दिया जाता है कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्व बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास किया जाएगा न्याय संगत और सम्मानपूर्ण तरीके से। इसी के अंतर्गत कई सिद्धांत दिए गए, जैसे कि पंचशील सिद्धांत, गुजराल सिद्धांत और परमाणु निशस्त्रीकरण जिसमें प्रथम प्रयोग नहीं की बात कही गई है, गुट निरपेक्षता की बात है। अच्छा, इसके अंतर्गत एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर हम इसका वर्गीकरण करना चाहें तो किस आधार पर कर सकते हैं। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर। समाजवादी के अंतर्गत आर्टिकल 38, 39, 39 का, 41, 42, 43, 43 का और 47 आएंगे। इन सभी आर्टिकल्स को हम कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं गांधीवादी के अंतर्गत क्या आ सकते हैं। आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46, 47 और 48। इसके
इसके बाद उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। तो ये दोस्तों DPSP हो गया, हम कर चुके। अब इसके अंतर्गत UPSC IAS में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं एक एक करके। 2021 में क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? A. समता का अधिकार, B. राज्य के नीति निदेशक तत्व, C. स्वातंत्र का अधिकार या D. कल्याण की अवधारणा। 2020 में क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? A. संविधान के उद्देशिका द्वारा, B. राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा या C. 7वीं अनुसूची द्वारा या D. परंपरागत व्यवहार द्वारा। इसे हम देखें आर्टिकल 50 के अंतर्गत दिया गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठा गया है। फिर है 2020 में ही क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों का प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? A. उद्देशिका, फिर 2 राज्य के नीति निदेशक तत्व, फिर तीसरे में दिया है मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1 और 2, B. केवल 2, C. केवल 1 और 3 या D. 1, 2 और 3। फिर एक क्वेश्चन और है 2020 में, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, दूसरा दिया है वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तीसरा दिया है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1, B. केवल 2 या C. केवल 1 और 3 या D. केवल 2 और 3। 2020 में ही एक और क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? A. राज्य के नीति निदेशक तत्व, B. मूल अधिकार, C. उद्देशिका या D. 7वीं अनुसूची। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? A. पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, B. उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, C. काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार या D. श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए धन्यवाद।